हेलो दोस्तों, जेज गाइड द लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 9th चैप्टर जो 7th क्लास के साइंस का चल रहा है, मृदा सॉइल। ये बीपीएससी टीयर 4 के प्रिपरेशन के लिए चल रहा है। चूंकि बीपीएससी टीयर 4 एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर कर रहा है, एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहा है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट किया था। सीरीज 6 क्लास से चल रहा है। 6 क्लास का मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है, साइंस कंप्लीट कर दिया है, 7th क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है, 7th क्लास का साइंस 8 चैप्टर खत्म हो चुका है, 9 चैप्टर चल रहा है। सारे वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आपकी स्क्रीन पर है वो है मृदा, सॉइल। ठीक है। सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मृदा क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्या कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो है वो ह्यूमस कहलाते हैं। देखिए, सवाल यहाँ ये भी पूछता है कि ह्यूमस किसे कहते हैं। तो ह्यूमस क्या है? सड़े गले जैव पदार्थ, जीवों का जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। और यह ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जिसके मिट्टी में जो खेत होता है उसमें खेती होती है। अगर खेतों में की मिट्टी में अगर ह्यूमस की मात्रा कम होती है तो फिर अच्छी जो है ना अनाज और अच्छी फसल पैदावार नहीं हो सकते। ठीक है। तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जो जैव पदार्थ है उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि पवन, हवा, जल और जलवायु की क्रिया से ये तीनों चीजों से क्या होता है, चट्टान टूटते हैं। ठीक है। पवन से, चाहे वो हवा से हो या पानी की रफ्तार से तेजी से हो और या जलवायु से हो। जलवायु का मतलब टेम्परेचर का चेंज होना। अगर तीन चीजों से, इन तीन क्रियाओं से चट्टान टूटते हैं। चट्टानों के टूटने पर क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों या चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। और यह जब मृदा का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को अपक्षय कहलाता है। ये ठीक है, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय का मतलब टूटना, चट्टानों का टूटना, ये अपक्षय कहलाता है। और कहीं पे जमा होता है उसको कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपित हो रहा है। ठीक है। ये हिंदी का वर्ड से थोड़ा सा है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अगला पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मिट्टी जो है, मिट्टी का जो लेवल है, जो जमीन में हम लोग मिट्टी देखते हैं वो 3 स्तर तक होता है। ठीक है। एक सबसे ऊपर वाला जो स्तर होता है उसको बोलते हैं ए संस्तर स्थिति कहते हैं, या ए क्षितिज कहते हैं, बी संस्तर स्थिति कहते हैं, या बी क्षितिज कहते हैं, सी संस्तर स्थिति कहते हैं, या सी क्षितिज कहते हैं। और उसके नीचे जो होता है वो आधार शैल होता है। कहीं कहीं पे आधार शैल को आर क्षितिज भी कहा जाता है। ठीक है। या आर संस्तर स्थिति भी कह सकते हैं। ठीक है। आर संस्तर स्थिति भी कह सकते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है। लेकिन ऐसे आधार से होता है। तो ए, बी और सी 3 तरह की मिट्टी का लेवल होता है। ठीक है। ये परत दर परत जो है ना चढ़ी हुई होती है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो ऊपर वाले जो है उसमें क्या है कि ह्यूमस और खनिजों से, ह्यूमस और खनिजों से ये समृद्ध होती है। कौन? ए वाली। देखिए, इसमें ह्यूमस, ह्यूमस भी होता है और खनिज भी होता है। तो ह्यूमस और खनिज दोनों से क्या होती है, समृद्ध होती है। समृद्ध का मतलब बहुत ज्यादा होता है। और ह्यूमस क्या करता है, अभी मैंने बताया है कि ह्यूमस सड़े गले जैव पदार्थ से बनता है। और ये मिट्टी को क्या करता है, उर्वर बनाता है, उपजाऊ बनाता है। और दूसरा काम ये करता है कि पादपों को पोषण प्रदान करता है। जो भी पौधे हम उगाते हैं इसके ऊपर, ये देखिए ये पौधे उगे हुए हैं, इसको पोषण देता है। जो चीज इसको चाहिए, जो खनिज चाहिए वो देने का काम करता है। वो क्या करता है, ए संस्तर स्थिति की जो मिट्टी होती है, जो सबसे ऊपरी लेवल की मिट्टी, देखिए बीच में ये दिया हुआ लाइनिंग दिया हुआ है, ये ऊपर लेवल की जो मिट्टी होती है उसके बारे में कह रहा है कि इसमें ह्यूमस और खनिज दोनों मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक ठाक मात्रा में। और ये सबसे अच्छी मिट्टी कहलाई जाती है ए संस्तर की स्थिति। ठीक है। दूसरा आता है बी संस्तर की स्थिति। इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस कम होते हैं। ठीक है। लेकिन खनिज अधिक होते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि खनिज की मात्रा किस लेवल में अच्छी होती है, तो बी क्षितिज में। ह्यूमस इसमें कम होता है लेकिन खनिज जो है वो अधिक होता है। बस यही 2 ही पॉइंट है कि ह्यूमस जो होता है वो कम और खनिज जो होता है ना वो अधिक होता है। खनिज इसमें ज्यादा होता है। इसको कहते हैं बी स्थिति या बी क्षितिज, बी संस्तर स्थिति या बी क्षितिज।
ठीक है। और तीसरा होता है सबसे निचला जो स्तर होता है, निचला जो परत होता है उसको शीर्ष संस्तरित कहा जाता है। ये क्या कहता है, ये दरारों और बिंदुओं युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। ठीक है, जो दरार या कुछ ऐसा छोटा छोटा जो चट्टान है उसका छोटा सा ढेला होता है, उससे ये बना होता है शीर्ष स्तर स्थिति। ठीक है, और इस परत के नीचे, तीनों परत के नीचे जो होता है वो आधार शैल होता है, जिसे हम आर क्षितिज भी कहते हैं। याद रखिएगा, आर क्षितिज, जिसे हम आर क्षितिज भी कहते हैं। कहा जाता है कि मिट्टी का जो लेवल है, जो मिट्टी की परत है, उसमें सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो आर क्षितिज कहते हैं। ठीक है, ये आधार शैल होता है। तीनों चीज के बारे में समझ गए। सबसे ऊपर में ह्यूमस और खनिज दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये अधिक उपजाऊ मानी जाती है। उसके निचले वाला में ह्यूमस कम होता है, खनिज ज्यादा होता है, इसलिए उससे कम उपजाऊ होती है। और तीसरा जो है सबसे सी वाला जो है, इसमें यह छोटा छोटा ढेलों का बना होता है, ये उपजाऊ तो होते ही नहीं। अब आइए मृदा के प्रकार, मृदा के टाइप। मृदा कितने प्रकार की होती है, तो मृदा का जो प्रकार होता है उसमें दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। मृदा में अगर बड़े कणों की मात्रा अधिक, बड़े कणों की मात्रा जो है वो अधिक है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अगर बड़े कणों की मात्रा अधिक है तो इसे हम कहते हैं बलुई मिट्टी, बलुई मृदा, बड़े कण की मात्रा। ठीक है, दूसरा एक होता है कि बारीक कण अगर अधिक है, महीन कण अधिक है, सूक्ष्म कण अधिक, बड़े कण अधिक है तो बलुई मिट्टी, और बारीक कण या सूक्ष्म कण अगर अधिक है तो इसे कहते हैं मृण्मय मृदा। मृण्मय मृदा कह सकते हैं, हिंदी में इसका मृण्मय मिट्टी कहते हैं या मृण्मय मृदा कहते हैं, या इसे चिकनी मिट्टी भी हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। इसी में मृतिका पाई जाती है, क्ले पाई जाता है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसमें बारीक कण अधिक होते हैं, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। और तीसरा एक पॉइंट होता है कि बड़ा और छोटा दोनों कणों की मात्रा जिसमें समान होती है, लगभग बराबर होती है, इसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दोमटी मृदा, जिसमें यहाँ लिख देते हैं, जिसमें बारीक कण बराबर बड़े कण, ये दोनों कण, दोनों तरह के जो कण होते हैं ये बराबर बराबर, इसके क्या कहते हैं, दोमटी मिट्टी, दोमटी मृदा कहते हैं या दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट आप याद रखिएगा। तो मिट्टी के तीन प्रकार इसमें दिए हुए हैं। हो सकता है कि अगले क्लास में या अगले जो सब्जेक्ट है, 9th का सिलेबस हो या 10th का सिलेबस, उसमें कई मिट्टी के प्रकार ज़्यादा हो, 2 3 4 5 हो, लेकिन ये जो क्लास है इसमें जो है मिट्टी के तीन प्रकार ही दिए हुए हैं। एक है बलुई मिट्टी, दूसरा है मृण्मय मृदा, चिकनी मिट्टी, और तीसरा है दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी में याद रखिएगा बड़े कणों की मात्रा अधिक होती है, और मृण्मय मृदा जो होती है इसमें बारीक कण अधिक होते हैं, बड़े कण होते ही नहीं, उन्हें बहुत कम होते हैं। और तीसरा, बारीक कण और बड़े कण दोनों बराबर होते हैं, इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जो होता है कि पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना जाता है, तो पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी कहलाती है। क्यों, क्यों भैया दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो अच्छा है, लेकिन दोमट मिट्टी इसलिए होता है कि सबसे पहले तो यह बालू, चिकनी मिट्टी और गाद, ये तीनों का मिश्रण होता है। इसमें बालू की मात्रा भी थोड़ी सी होती है, चिकनी मिट्टी भी थोड़ी सी होती है, और गाद भी थोड़ा सा दोमट मिट्टी में, और तीनों का यह मिश्रण होता है। याद रखिएगा, जब ढेले बड़े होंगे, बारीक कण जो है मान के चलिए नहीं होंगे, बड़े बड़े कण अगर बड़े हो, ढेले बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जगह खाली होगा, तो जगह खाली होगा तो वायु पास होगा। ठीक है, तो वायु अगर पास होना है तो उसके लिए तो बलुई मिट्टी ठीक है, लेकिन अगर वायु एकदम नहीं पास होना, वायु पास नहीं होना, उसके लिए कौन सी मिट्टी ठीक है, चिकनी मिट्टी ठीक है, मृण्मय मृदा ठीक है। क्यों, कि इसके महीन कण होते हैं, बहुत सारे महीन कण, तो जब महीन कण होंगे तो कि इसके बीच में खाली जगह होगा, नहीं होगा, तो वायु इसमें से पास नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वायु पास नहीं कर रहा है, यहाँ बलुई में पास कर रहा है। ठीक है, और दोमट मिट्टी जो है वो थोड़ा पास भी कराता है और थोड़ा नहीं भी कराता है, बारीक कण भी होते हैं और बड़े बड़े कण भी होते हैं, इसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं और बड़े बड़े कण भी होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसमें हवा भी पास होता है। अच्छा, दूसरी क्वालिटी क्या होता है कि पानी कौन अधिक स्टोर करके रख सकता है। बताइए, क्या बलुई मिट्टी में अगर हम पानी रखेंगे तो ये पानी रहेगा इसमें, ये पानी इधर से गिर जाएगा, हम ऊपर से डालेंगे और नीचे से पानी गिर जाएगा।
चिकनी मिट्टी जो है इसमें पानी डालेंगे तो यह पानी बहुत अधिक स्टोर कर सकता है, सबसे अधिक पानी स्टोर करता है चिकनी मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोमट मिट्टी में जो होता है पानी स्टोर भी कर सकता है और वायु भी इसके बीच में घुस सकता है। ये दोनों क्वालिटी इसके अंदर पाया जाता है। 2 पॉइंट मैंने बताया है। वायु को आर पार, हवा आर पार हो सकता है किसमें? तो हवा आर पार हो सकता है बलुई मिट्टी में और दोमट मिट्टी में। पानी जो है वो ज़्यादातर स्टोर किस कौन कर सकता है? वो चिकनी मिट्टी कर सकता है, दोमट मिट्टी कर सकता है। तो यह दोनों क्वालिटी जो है इस मिट्टी में पाया जाता है। इसमें एक क्वालिटी है और इसमें एक क्वालिटी है, लेकिन इसमें जो है यह दोनों क्वालिटी पाई जाती है। इसीलिए दोमट मिट्टी को पौधों को उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी माना जाता है। इसमें 3 तरह की चीज़ होती है, बालू, चिकनी मिट्टी और गाद। ये 3 याद रखिएगा कि बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का यह मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे पॉइंट दिया हुआ है, आगे इसमें कुछ खास पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ था। हाँ, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि जल पानी के द्वारा, पवन के द्वारा और बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह हटने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, और इस टूटने को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहते हैं। कहते हैं ना, मृदा का अपर्दन हो रहा है, मतलब मिट्टी टूट रहा है। जब बाढ़ का पानी आता है तो ये मिट्टी का कटाव करके दूसरी तरफ ले जाता है, तो इसे हम अपर्दन कहते हैं। याद रखिएगा, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का टूटना ही अपर्दन कहलाता है। इस चैप्टर में ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है जिसको हम देखा जाए। एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। देखिए, अंतःस्रवण दर का क्या मतलब होता है? पानी सोखने का, एब्जॉर्ब करने का। मैंने तीनों मिट्टी के बारे में बताया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। दोमट, चिकनी और बलुई। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इसके कण मोटे मोटे होते हैं। ये है बलुई मिट्टी, इसके कण एकदम महीन होते हैं। ये है चिकनी मिट्टी। ठीक है, और इसके कण जो है मोटे मोटे भी होते हैं और महीन महीन भी होते हैं। दोनों कणों की मात्रा जो है इसमें बराबर होती है। ये है, ये दोमट, ये चिकनी और ये बलुई। देखिए, इसमें वायु पास हो जाएगा। सबसे ज्यादा वायु कौन पास करेगा? बलुई मिट्टी। ठीक है, ये दोनों मिट्टी में पास होगा, हाँ इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? बलुई मिट्टी से कम होगा, इससे कम होगा वायु पास। ठीक है, चिकनी मिट्टी, कौन अधिक देर तक पानी को स्टोर करके रख सकता है? बलुई मिट्टी में तो पानी रहेगा ही नहीं, पानी गिराइएगा फिर नीचे से गिर जाएगा। और चिकनी मिट्टी सबसे अधिक पानी को स्टोर कर सकता है, पानी को बहुत अधिक देर तक अपने में रोक कर रख सकता है। और दोमट मिट्टी भी रख सकता है, क्योंकि इसके पास भी महीन कण होते हैं। तो यह दोनों क्वालिटी, वायु और पानी, ये दोमट मिट्टी में होता है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी। दूसरा सवाल पूछेगा कि सबसे अधिक पानी को स्टोर कौन सी मिट्टी रख सकती है? तो मृण्मय मृदा या चिकनी मिट्टी, मृण्मय मृदा कहते हैं। ठीक है, कहेगा सबसे अधिक वायु किसमें पास होता है? तो वो है बलुई मिट्टी। तीनों मिट्टी को समझ गए? चलिए, इसीलिए यही कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर, अंतःस्रवण का मतलब वही अपने अंदर में स्टोर करके रखना, भिन्न भिन्न होती है। देखो, तीनों तरह की मिट्टी में अलग अलग होती है पानी को स्टोर करने का, और यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होती है। ठीक है, बलुई मिट्टी में जो होती है वो सबसे अधिक होती है और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। जो हवा पास हो रहा है, जो जल के अंदर से जो हवा पास होता है, वायु जैसे दाब डालती है, तो वायु में मैंने बताया है कि वायु सबसे अधिक किसमें पास हो जाएगा? बलुई मिट्टी में पास हो जाएगा। वही कह रहा है कि बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होती है और मृण्मय मृण्मय मृदा में ये सबसे कम होती है, मतलब चिकनी मिट्टी में तो समझी होती ही नहीं। बस। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि मृतिका या चिकनी मिट्टी जो होता है, चिकनी मिट्टी या मृतिका इसको कहते हैं, और दोमट मृदा, दोमट मिट्टी, यह मिट्टी और इस मिट्टी के बारे में क्या है? ठीक है, दोमट और चिकनी मिट्टी के बारे में कह रहा है कि यह गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। इसमें आप गेहूं उगा सकते हैं, धान, गेहूं और चना दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में उगा सकते हैं। ठीक है, अब बलुई मिट्टी में क्या उगा सकते हैं? तो कपास, कपास को आप बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है, कपास। ठीक है, याद रखिएगा।
मृतिका जो है, जो चिकनी मिट्टी है, इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं? बर्तन में, खिलौने बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, इन सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? चिकनी मिट्टी का, जो मृतिका है, जो मृदमय मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोग मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी किसमें पाया जाता है? बलुई दोमट मृदा में पाया जाता है। बलुई दोमट मृदा में इसी में काली मिट्टी पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। ठीक है, अब आपका चैप्टर जो है ना खत्म हो गया है। मैं आपको एमसीक्यू के लेके आ रहा हूँ। इस चैप्टर का जो एमसीक्यू है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यह एमसीक्यू है। सबसे पहला सवाल ये कहता है, सबसे पहला सवाल ये कह रहा है कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण किससे होता है? मैंने अभी बताया है कि पवन के द्वारा, जल के द्वारा और हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा। इन तीनों के द्वारा जो होता है ना, चट्टानों का टूटना। ये बड़े चट्टान होते हैं, इसको ये क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। तो चट्टानों के टूटने से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह क्या, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पढ़े हैं हम लोग, अपक्षय कहते हैं। अपक्षय। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ स्तर कौन सा है? सबसे ऊपर वाला स्तर बताइए आप। सबसे ऊपर मैंने बताया था ए था, उसके नीचे बी, उसके नीचे सी, नीचे आधार सेल को आर क्षितिज भी कह सकते हैं। इसको ए क्षितिज, बी क्षितिज, सी क्षितिज, आर क्षितिज यहाँ दिया हुआ देखिए। तो मृदा का ऊपरी उपजाऊ स्तर कौन सा है? बताइए, ए क्षितिज। अधो मृदा या सब सॉइल किस परत को कहते हैं? सब सॉइल का, अधो मृदा का मतलब होता है जो ऊपरी जो मिट्टी है उसके नीचे वाले को बोलते हैं। ठीक है, 3 लेवल है। जो सबसे ऊपर है वो तो ए है और उसके नीचे बी है, फिर इसके सी है, फिर आर क्षितिज, ये आधार सेल है। ठीक है, तो ए क्षितिज जो सबसे उपजाऊ मृदा होगी, लेकिन अधो मृदा का मतलब होता है इससे कम उपजाऊ। तो इससे कम उपजाऊ कौन सी होगी? बी क्षितिज। ठीक है, अधो मृदा सब सॉइल किस परत को कहते हैं? जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है उससे कम उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं सब सॉइल, अधो मृदा। चौथा पॉइंट कहता है कि ह्यूमस किससे बनता है? ह्यूमस मैंने अभी बताया था कि सड़े गले अवशेषों से, जैव पदार्थों के अपघटन से ही ह्यूमस का निर्माण होता है। खनिज लवण से बनता है? नहीं। जल से नहीं, धूल से नहीं, यह मृत पौधे और पत्तियों के अपघटन से बनता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? जल धारण, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा पानी कौन स्टोर कर सकता है? बताइए आप। क्या बलुई मिट्टी? नहीं, बलुई मिट्टी में तो पानी टिकेगा ही नहीं। क्या दोमट मिट्टी? हाँ, ये भी स्टोर कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा मैंने बताया था वो चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है कि कौन सी मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? मैंने ये भी बताया था 3 तरह की मिट्टी है, दोमट, चिकनी, बलुई। सबसे खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन? दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? बताइए, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक क्या हो जाएगा? क्ले होगा ना, महीन कण, बारीक कण, सूक्ष्म कण, चिकने कण, ये ज़्यादा अधिक होगा चिकनी मिट्टी में। तो इसमें रेत हो जाएगा? नहीं, रेत तो हो जाएगा बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा। गाद नहीं होगा, गाद दोमट मिट्टी में होता है, गाद भी होता है, बालू भी होता है और मृतिका भी होती है, चिकने कण भी होते हैं। तो सिर्फ चिकने कण जो है सबसे अधिक पाया जाता है वो है चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन ये कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा? देखिए, मैंने अभी बताया था कपास की खेती किस में होती है? बलुई मिट्टी में होती है। बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और बलुई दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी कहते हैं। इसमें कौन सी मृदा है? काली मृदा जो है वो कपास की खेती का सबसे उपयुक्त मृदा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदा अपरदन रोकने का सबसे अधिक अच्छा उपाय कौन सा है? मृदा अपरदन रोकने का। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी टूटना नहीं चाहिए। मिट्टी बहाव लेकर, जैसे पानी आए अब मिट्टी तोड़ के लेके चले, तो इस तरह से नहीं होता। ये कब होगा? जब हम लोग पेड़ लगाएंगे। जब पेड़ रहते हैं तो पेड़ के अगल बगल की जो मिट्टी है उसको कोई तोड़ नहीं ले सकता है, उसको काट कर या पानी बहाकर जल्दी नहीं ले जाता है। तो पेड़ों की वजह से जो होता है वो मिट्टी अपरदन रुकता है। इसीलिए इसको कहते हैं वनीकरण। वनीकरण का मतलब वनों का लगाना। अगर इस तरह से आप कीजिएगा तो मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किस मृदा में वायु का संचार सबसे अच्छा होता है? देखो, हमने बताया था कि वायु सबसे अधिक किस मिट्टी में पास करती है? सबसे अधिक
बलुई मिट्टी में। तो बलुई मिट्टी में वायु का संचार जो है सबसे अच्छा होता है। बताया था जिसके मोटे कण होते हैं बलुई मिट्टी में, इसमें वायु का संचार सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? देखिए धान की खेती के लिए मैंने अभी बताया था कि गेहूं के लिए, चना के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए, ठीक है, इनके लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मृदा है? यह है दोमट मिट्टी। पौधे के, बस सीधा ये समझ लीजिए कि पौधे के पादपों के लिए, पोषण के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है। ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त दोमट मिट्टी। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत कर दिए हम लोग। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा चिकनी मिट्टी हो जाएगी। क्यों? ये गलत हो गया, सॉरी। इसलिए हो गया कि धान की खेती में पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से। पानी की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है धान की खेती के लिए, और पानी सबसे अधिक स्टोर कर सकता है वो है चिकनी मिट्टी। दोमट मिट्टी नहीं स्टोर कर सकता। ऐसे जनरली कहा जाता है कि पादपों के पोषण के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लेकिन धान की खेती, पर्सनल हम धान पर ध्यान नहीं दिए थे कि धान की खेती के लिए पानी सबसे अधिक चाहिए और ये चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छा होता है धान की खेती। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि मिट्टी की कौन सी परत में ह्यूमस सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए ह्यूमस सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? मैंने बताया था ए बी सी, किसमें सबसे अधिक ह्यूमस है? तो ए में होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी। और ह्यूमस कैसे बनता है? सड़े गले पदार्थों के अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? देखिए अब बलुई मिट्टी भी फसल के लिए उपयुक्त है। बलुई मिट्टी में पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा। लेकिन वायु का संचार बहुत अच्छा होता है बलुई मिट्टी में, ठीक है। वायु का संचार, गेहूं को पानी की जरूरत है, गेहूं नहीं होगा, धान को पानी की जरूरत है, गेहूं को थोड़ा बहुत पानी की जरूरत है ना भाई, धान को जरूरत है। कपास काली मिट्टी में, काली मिट्टी में होता है कपास। ये गाजर और जो मूली है ये हम लोग बलुई मिट्टी में बहुत अधिक होती है। क्यों? इसमें वायु का संचार बहुत तेजी से होता है, हवा बहुत तेजी से पास करता है। गाजर और मूली। कौन सी मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है? मैंने बताया था जब तीनों लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, मैंने ये बताया था कि इसमें ह्यूमस भी है और खनिज भी है। ए में बताया था। अब बी में बताया था कि इसमें ह्यूमस जो है वो नहीं है, लेकिन खनिज इसमें भरपूर मात्रा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी छिपित। कौन सी मृदा खनिजों से भरपूर होती है? तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मृदा का कौन सा प्रकार सबसे उपजाऊ माना जाता है? देखिए मैंने बताया था कि सबसे उपजाऊ किसको मानते हैं? दोमट मिट्टी को मानते हैं कि मृदा का सबसे उपजाऊ पदार्थ जो है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है। जब हवा या पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि जब पवन के द्वारा, जल के द्वारा या बर्फ या हिम के द्वारा मिट्टी को काट कर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मिट्टी है, अब यहाँ से बारिश पानी आए, यहाँ से मिट्टी काट के ले, यहाँ से मिट्टी काट के ले, अब ये मिट्टी को जाकर यहाँ पर जमा, ठीक है। तो ये जब पवन के द्वारा, जल के द्वारा या हिम के द्वारा मिट्टी को काट कर ले जाया जाता है, इसे हम अपारदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, मतलब सबसे कम उपजाऊ होती है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है। तो इसमें आपको लाल मिट्टी आ जाए, ठीक है। दोमट मिट्टी में भी खेती हो जाती है, सबसे अच्छी खेती दोमट मिट्टी में होती है। काली मिट्टी कपास के लिए होती है और चिकनी मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो लाल मिट्टी जो होती है ना वो उपजाऊ नहीं होती है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मिट्टी की सबसे निचली परत कौन सी होती है? देखिए सबसे निचली परत ए बी सी, और निचला क्या है? आधार सेल। ये होगा, या नहीं तो मैंने इसको दूसरा नाम लिया था, क्या नाम लिया था? आर क्षितिज। देख लीजिए कहीं पे होगा, ठीक है, बस आर क्षितिज। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर अगर नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अपना और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।